हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं यूट्यूब का स्टडी चैनल एंजॉय स्टडी पे मैं बसंत कुमार आज आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम झारखंड का सीरीज स्टार्ट किए और झारखंड में जो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं वो झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। ऐसे झारखंड का इतिहास के बाद में हम लोग झारखंड का भूगोल देखेंगे। तो हम लोग जो पिछला वीडियो में देखा था साथियों, वो आप लोग को शायद याद होगा कि हमने लास्ट में ये देखा था पिछला वीडियो में कि जो उराव जनजाति है, उराव जनजाति जो है वो उराव जनजाति को क्या माना गया है? उराव जनजाति को तमिल और कन्नड़ के भाषा के बोलचाल के आधार पे इनका जो भाषा है और तमिल और कन्नड़ की जो भाषा है, ये दोनों भाषाएं में काफ़ी समानता पाई जाती है और काफ़ी समानता पाई जाने के कारण इन्हें क्या माना गया है कि ये दक्षिण का निवासी है, ये तमिल का निवासी है, तमिल साइड का निवासी है, साउथ का निवासी है। तो इन्हें क्या है कि फिर ये वहाँ से घुमाकड़ी करते करते तमिल से या तो साउथ से कन्नड़ से घुमाकड़ी करते करते ये कहाँ पे आ पहुँचे? तो ये रोहतासगढ़ आ पहुँचे। कहाँ पे आ पहुँचे? तो ये रोहतासगढ़ यहाँ पहुंचे। और फिर वहां से क्या हुआ कि रोहतासगढ़ से यहाँ पे जो स्थानीय जनजाति थी पहले से रोहतासगढ़ में, या तो फिर जो अन्य जनजातियां थी, शक्तिशाली जनजातियां थी रोहतासगढ़ में, इन्हें क्या किया गया कि उराव जनजातियों को भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया वहां से। तो ये जो खदेड़े जाने के बाद उराव जनजाति क्या किए कि यहाँ से आके ये फिर झारखंड वाला क्षेत्र में बस गए। कहाँ पे बस गए? झारखंड वाला क्षेत्र में बस गए। और जब ये उराव जनजाति रोहतासगढ़ से झारखंड आया, वहां पे भगाए जाने के बाद, तो ये क्या हुआ कि ये जो जनजातियां, उराव जनजातियां दो भागों में बट गया। कौन कौन से भागों में बट गया? तो वो हम लोग देखेंगे। जो एक जनजातियां वो उराव का उराव ही रह गया, और जो दूसरा जनजाति है वो जो बट गया वो मालेर जनजाति में बट गया, मालेर जनजाति में बट गया। तो हम लोग क्या देखे साथियों कि जो उराव जनजाति है वो बोलचाल के भाषा पे तमिल और कन्नड़ से काफी समानता पाए जाने के कारण इन्हें साउथ का निवासी माना गया, दक्षिण का निवासी माना गया। फिर वहां से ये घुमकड़ी करते करते क्या हुए? रोहतासगढ़ पहुंचे। रोहतासगढ़ पहुंचने के बाद इन्हें क्या किया गया कि वहां के निजी जनजातियों, स्थानीय जनजातियों, तो शक्तिशाली जनजातियों द्वारा इन्हें खदेड़ दिए जाए गए। और खदेड़े जाने के बाद इन्हें जगह कहाँ मिला? तो जगह रहने का, निवास करने का जो जगह मिला वो मिला झारखंड में जंगल वाला क्षेत्र। यहाँ पे जब ये रोहतासगढ़ से खदेड़े जाने के बाद आया तो दो भागों में बट गया। दो भागों में बटा तो ये कौन कौन सा जनजाति हुआ? एक तो उराव का उराव जनजाति रह गया, और दूसरा जो इससे जन्म लेने वाली जनजातियां है वो मालेर जनजाति हो गया। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे साथियों। और इसके आगे जो हम लोग देखेंगे वो यहाँ ये देखेंगे कि जो आर्यों का जो विरोधी जनजाति था, आर्यों का जो विरोधी जनजाति था वो प्रमुख दो जनजातियां था। और वह जो जनजातियां था वो कौन कौन सा जनजातियां था? तो भूमिज और संथाल जनजातियां था। यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं साथियों। हम ये आप लोग से पहले बता चुके हैं कि नोट्स बनाते रहिएगा। नोट से अपना बनाया हुआ नोट सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया नोट्स होता है, और सबसे जो ज्यादा हमें काम देता है वो वही नोट्स काम देता है। तो जो आर्यों का प्रमुख विरोधी जनजातियां था वो आर्यों का प्रमुख विरोधी जनजाति कौन कौन सा था? तो एक तो था भूमिज, और जो दूसरा था वो संथाल था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आर्यों का प्रमुख रूप से विरोधी जनजाति था वो भूमिज जनजाति था और संथाल जनजाति था। उसके अगर आगे हम लोग देखें तो जो भूइयां जनजाति है, जो भूइयां जनजाति है वो झारखंड में वो भी जनजाति प्राचीन समय से रह रही है। हम लोग दूसरा नोट डाउन क्या करेंगे कि भूइयां झारखंड में प्राचीन समय से रह रही है।
हम लोग ये भी कह सकते हैं। उसके अगर हम लोग आगे देखें तो 1000 ईसा पूर्व तक, कब तक? 1000 ईसा पूर्व तक यहाँ लगभग सभी जनजातियां आके बस चुकी थी। कब तक साथियों? 1000 ईसा पूर्व तक। आकर बस चुकी थी। हम लोग क्या देखें साथियों कि जो 1000 ईसा है, 1000 ईसा पूर्व तक यहाँ पे सभी जनजातियों आके बस चुके थे। उसके अगर हम लोग आगे देखें तो आगे देखेंगे कि कौन सा जो है क्षेत्र में कौन से जनजातियां की बहुलता थी, यानी कि ज्यादा जनसंख्या वाला जो जनजातियां थी वो किस क्षेत्रों में रह रहे थे। तो हम लोग अगर छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में देखें तो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में मुंडा और उरांव जनजाति, यहाँ पे आप लोग ये नोट डाउन नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिएगा साथियों, क्या कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि ये जो आर्यों का सबसे प्रमुख रूप से विरोधी जनजाति कौन कौन से थी, तो वो जो राइट आंसर होगा वो भूमिज और संथाल होगा। उसके अगर हम लोग आगे देखेंगे तो आगे हम लोग देख रहे हैं साथियों कि कौन से क्षेत्र में कौन से जनजाति की बहुलता थी या तो अधिकता थी। अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है किसका साथियों? छोटा नागपुर वाला क्षेत्र। छोटा नागपुर में अगर हम लोग देखें तो छोटा नागपुर में मुंडा और उरांव जनजाति, मुंडा और उरांव, जो मुंडा और उरांव जनजाति है साथियों, ये छोटा नागपुर में इसकी जो अधिकता थी, बहुलता थी। अगर उसके आगे हम पलामू का बात करें, कहाँ पे? पलामू। पलामू का अगर हम लोग बात करेंगे तो विजनिया जनजाति, कौन सा? विजनिया जनजाति का अधिकता थी या तो बहुलता थी, इसकी जनसंख्या जो है वो ज्यादा थी। अगर हम लोग मानभूम का बात करें, कहाँ पे? मानभूम। तो मानभूम में जो है वो भूमिज जनजाति थी ज्यादा, कौन सा? भूमिज। उसके अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो आगे हम लोग बात करेंगे किसका? सिंहभूम और हजारीबाग में। सिंहभूम और हजारीबाग में जो सिंहभूम और हजारीबाग, ये वाला क्षेत्र में हो जनजाति की बहुलता थी। किसका? हो जनजाति का। इस क्षेत्र में हो जनजाति का बहुलता थी। अगर हम लोग हजारीबाग में फिर देखें तो हजारीबाग वाला क्षेत्र में संथाल, हजारीबाग में संथाल, और फिर पलामू में अगर बात करें तो पलामू में चेरो खरवार। ये सारी जो जनजातियां हैं, ये सारे क्षेत्रों में जो है इसकी अधिकता थी, बहुलता थी। ये सभी क्षेत्रों में क्या थी कि ये निम्नलिखित जनजातियां की अधिकता थी। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा कि क्वेश्चन में आ सकता है कि छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में किस जनजाति का जो जनसंख्या है ये यहाँ पे जो है अधिकता या तो बहुलता थी। उसके अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो ये सारे क्षेत्रों में जैसे छोटा नागपुर, मानभूम, पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम, ये सारी जो क्षेत्र है ये सारी में तत्कालिक समय में क्या था कि बौद्ध और जैन धर्म का यहाँ पे ये प्रभाव पड़ा हुआ था। यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव पड़ा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे गुप्त वंश का शासन बढ़ा। यहाँ पे 10वीं शताब्दी तक गुप्त वंश का शासक बढ़ा। और गुप्त वंश में क्या हुआ साथियों कि गुप्त वंश में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का काफी प्रभाव में था। कब? 10वीं शताब्दी।
10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी में गुप्त वंश के समय इस क्षेत्र पर बौद्ध तथा जैन धर्म काफी प्रभाव में था। हमने क्या कहा साथी कि जो 10वीं शताब्दी है, 10वीं शताब्दी में यहाँ गुप्त वंश का शासन चल रहा था और गुप्त वंश के शासन के बाद उस समय आने के गुप्त वंश के शासन के समय में यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रभाव में था। कहे कि जो बौद्ध और जैन धर्म है वो कब कहाँ का है, तो जो ये मगध का था और मगध के होने के कारण मगध और झारखंड का छोटा नागपुर झारखंड क्षेत्र वाला ये फेमस जो धर्म है वो यहाँ पे विकास हुआ और यहाँ पे विकास होने के कारण जो ये सारी क्षेत्र है बौद्ध और जैन धर्म की लोकल क्षेत्रें हुई और निजी क्षेत्रें होने के कारण जो ये धर्म है ये यहाँ काफी तेजी से प्रभाव में बढ़ा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ साथियों कि एक शासक आया। कौन आया? एक शासक आया और ये जब शासक आया उसे क्या हुआ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से काफी नफरत थी। और वो अगर महान शासक की अगर हम लोग बात करें तो वो था सम्राट अशोक, सम्राट शशांक। जो सम्राट शशांक था ये क्या था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से काफी इन्हें नफरत था। ये इन क्षेत्रों पे मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पे शासन ये जो थे शासक ये कहाँ के शासक थे, तो ये शासक थे बंगाल का शासक थे गौड़ नरेश शशांक। इन्हें गौड़ नरेश शशांक के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो है इन क्षेत्रों पे काफी लंबे समय तक यहाँ पे शासन किए। ये जो है शशांक इन क्षेत्रों पे काफी लंबे समय तक शासन किए, बहुत शक्तिशाली शासक थे। और ये जो बहुत शक्तिशाली के होने के कारण ये अपनी शक्तियों से क्या हुआ था कि बिहार और उड़ीसा को जीत लिया था। और जब ये बिहार और उड़ीसा को जीत लिया था तो इसका जो है मतलब धीरे धीरे अनुभव लड़ाई का बढ़ता गया। और फिर वहां जीतने के बाद ये कन्नौज पर भी आक्रमण किया था। क्या किया था? कन्नौज पर भी आक्रमण किया था। कन्नौज पर भी आक्रमण किया था। लेकिन वहां पे इन्हें जीत नहीं मिली। और इन्हें जीत नहीं मिली तो ये फिर वहां पे जीतने के लिए प्रयास भी नहीं किए। ये गौड़ नरेश शशांक थे, ये बहुत शक्तिशाली थे। अगर हम लोग आगे बात करें तो ये जो समूल नाश कर दिया छोटा नागपुर पे, इन क्षेत्रों पे झारखंड वाला क्षेत्रों पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समूल नाश कर दिया। और समूल नाश करने के पश्चात ये यहाँ तक कर दिए, ये भी किए कि जिनके ये बोधि वृक्ष, उस बोधि वृक्ष को भी कटवा दिए। क्या किए? ये बौद्ध वृक्ष को भी कटवा दिए। वो बौद्ध वृक्ष को भी ये कटवा दिए थे जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इतना नफरत था इनको, समझ लीजिए कि जिनके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस पीपल पेड़ का, उस पीपल पेड़ काफी चर्चा में रह रही थी उस समय। और काफी चर्चा में इसलिए रह रही थी कि इस क्षेत्रों में क्या था कि बौद्ध धर्म का प्रभाव था। और प्रभाव होने के कारण जो उस
यानी कि पेड़ का, उस वृक्ष का काफी यानी कि पूजा की जाने लगी। पूजा करने के बाद इनको बहुत गुस्सा है, और ये इनको इतना गुस्सा है कि ये वो पेड़ को भी कटवा दिए। अगर उसके आगे हम लोग बात करें, तो उसके आगे हम लोग बात करेंगे तो ये क्या किए, शशांक, गॉड नरेश शशांक, जितने सारी भी बौद्ध चैत्यों थे, अगर हम लोग बौद्ध चैत्यों का मतलब समझना चाहे साथियों, तो बौद्ध चैत्यों का मतलब है कि जैसे हम लोग हिंदू के लिए मंदिर होता है, उसी तरह बौद्ध धर्म के लिए होता है चैत्य होता है, यानी कि जिसमें उन लोग पूजा करते हैं, उसे हम लोग चैत्य, वो बौद्धिस्ट लोग चैत्य के नाम से जानते हैं। तो जितने सारे भी बौद्ध चैत्यों थे उन्हें तुड़वा दिया, बौद्ध चैत्यों को तुड़वा दिया। और क्या किया, और हिंदू मंदिरों का निर्माण करवा दिया, हिंदू मंदिरों का निर्माण करवा दिया। अगर हम लोग इसके बारे में और जानना चाहेंगे फ्रेंड्स, तो इसके बारे में अगर हम लोग ये सारी चीजें अगर आप लोग नोट डाउन नहीं किए होंगे तो नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग आगे के लिए ये काफी हेल्पफुल होगा, एग्जाम के दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। ये चीजों आप लोग जो है सही से समझते रहिएगा। हमें ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा देखने में। और फिर अगर इसके आगे हम लोग बात करें तो ये क्या किए थे कि हिंदू धर्म का स्थापित तथा बौद्ध धर्म का समूल नाश के लिए, समूल नाश के लिए क्या किए थे, अपने प्रयासों में गॉड कट्टर नरेश शशांक पूर्ण उत्पीड़न नीति को अपनाई थी। क्या की थी, पूर्ण उत्पीड़न नीति अपनाई थी। ये चीज इंपॉर्टेंट है साथियों, ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में आ सकता है कि जो गॉड नरेश शशांक है वो बौद्ध धर्म का समूल नाश के लिए कौन सी चीजें का मतलब स्थापित किया था या तो अपनाई थी। तो उसने पूर्ण उत्पीड़न नीति को अपनाई थी और लगभग वो बौद्ध या तो जैन धर्म का छोटा नागपुर वाला क्षेत्र से संपूर्ण नाश कर दिया, समूल नाश कर दिया। जहां तक हमें एक चीज आप लोग को बताया साथियों कि वो बौद्धिक वृक्ष को भी कटवा दिया था जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो सारी बौद्ध चैत्यों को भी तोड़वा दिए थे जिसमें बौद्धिस्ट लोग पूजा करते थे। और वहां पे क्या किए थे कि उन्होंने बौद्ध चैत्यों को तोड़वाकर हिंदू मंदिरों का निर्माण करवा दिया। अगर हम लोग आगे बात करें तो 10वीं शताब्दी, कब, 10वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी तक पूर्ण हिंदू को स्थापित कर दिए। 10वीं शताब्दी तक पूर्ण हिंदू को स्थापित कर दिए। और उसके आगे अगर हम लोग और इसका एग्जाम व्यू के दृष्टि से देखना चाहे तो इसका आगे क्या है साथियों, ये चीजों अगर आप लोग नहीं लिखे होंगे तो लिख सकते हैं। उसके आगे क्या है कि ये इतने सारे प्रयासों के बावजूद, इतने सारे प्रयासों के बावजूद
सम्राट शशांक के अनेक प्रयासों के बावजूद बौद्ध धर्म का एक शाखा थी वज्रयान शाखा, जो ये काफी शक्तिशाली शाखा थी, यानी कि ये अपने धर्म के प्रति काफी निष्ठा से ये जुड़ चुके थे, काफी रूबरू हो चुके थे अपने धर्म से। और भगवान सम्राट शशांक के अनेक प्रयासों के बावजूद ये अपना धर्म नहीं छोड़ा, ये उनसे काफी बचे, काफी उनका उत्पीड़न का सामना किए। और इसका एक शाखा जो है वो कौन, वज्रयान शाखा बची रहे साथियों। तो हम क्या देखें कि सम्राट शशांक के अनेक प्रयासों के बावजूद इनका एक शाखा है बौद्ध धर्म का, वज्रयान शाखा, वो शाखा बची रही और उसी से धीरे धीरे फिर बौद्ध धर्म का पुनः विकास होने लगा। वो फिर अपना काफी प्रचार प्रसार में काफी ध्यान दिए और फिर उसका विकास होने लगा साथियों। तो मैं इस वीडियो में यहाँ तक बात किया, फिर मैं इसके आगे लेकर चलूंगा आप लोग को अगला वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोग से इजाजत चाहता हूँ और फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।